दोस्तों नमस्कार। आईएएस हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के बारे में, होम रूल लीग, लखनऊ अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1917, फिर रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग। ये 2, 2, 4, 2, 6, 7 ये 7 टॉपिक के बारे में आज हम लोग इस क्लास में चर्चा करेंगे। आइए एक एक करके शुरू करते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है। मुस्लिम लीग के बारे में हमें बस इतना पढ़ना है कि इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में हुई, ढाका में हुई, और जो प्रमुख व्यक्ति इससे जुड़े हुए थे उनका नाम है नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन उल मुल्क, वकार उल मुल्क, ठीक है। इसके अलावा मुस्लिम लीग के बारे में अभी हमें कुछ नहीं पढ़ना है। 1940 ईस्वी में जब मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग की जाएगी लाहौर अधिवेशन में, तो फिर हम उसकी चर्चा वहाँ पे करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 ईस्वी में आता है, ठीक है। इस समय मॉर्ले सचिव है, भारत सचिव के पद पे मॉर्ले है, और मिंटो जो है सो इस समय भारत का वायसराय है। ये बेहद इम्पोर्टेंट है क्योंकि फूट डालो और राज करो, इसकी शुरुआत 1906 में तो हमने देख लिया। मुस्लिम लीग की स्थापना और अंग्रेज़ों के द्वारा मुस्लिम लीग को समर्थन देने से होता है, और उसके बाद यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। इसमें जो प्रमुख प्रावधान है उसके अंतर्गत कहा जाता है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाएगी। पृथक निर्वाचन प्रणाली क्या है? पृथक निर्वाचन प्रणाली ये है कि कोई मुस्लिम बहुल इलाका में यदि कोई मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव लड़ता है तो वोट देने का अधिकार सिर्फ मुसलमानों को होगा। उस क्षेत्र में रहने वाले हिंदू, ईसाई, पारसी, सिख, बौद्ध, मतलब कि अन्य किसी भी धर्म के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। सिर्फ मुस्लिम प्रत्याशी के लिए मुस्लिम वोटर ही वोट दे सकते हैं। इसे ही पृथक निर्वाचन प्रणाली या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कहा गया। ये बात क्लियर हो गया, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा गवर्नर जनरल की कार्य प्रणाली, ठीक है, मतलब गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति पहली बार की गई। जो भारतीय सदस्य नियुक्त किए गए उनका नाम था सत्येंद्र सिन्हा, ठीक है। ये नाम आप लोग याद रखिएगा। पहली बार कोई भारतीय कार्यकारिणी परिषद के सदस्य बनते हैं। उद्देश्य क्या था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म का? तो उद्देश्य यही था कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से जो राष्ट्रवादी एकता भारत में पनप रहा है उस राष्ट्रवादी एकता को समाप्त करना। जो उदारवादी नेता थे इस समय, उदारवादियों को दिग्भ्रमित करना, और जो राष्ट्रवाद जो पनप रहा है भारत में उसमें फूट डालना। तो फूट डालो और राज करो की नीति जो है उसकी शुरुआत मुख्यतः मॉर्ले मिंटो सुधार से ही होता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वो इसी के आसपास रहेगा। क्या क्या पृथक निर्वाचन प्रणाली लाया गया, वो क्या होता है आप लोग समझ गए, ठीक है। गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य आ गए, सत्येंद्र सिन्हा। लाने का उद्देश्य क्या था? फूट डालो और राज करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। होम रूल लीग। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पीछे आ जाते हैं। पीछे कब आते हैं? 1907 ईस्वी में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। कांग्रेस के विभाजन होते ही स्वदेशी आंदोलन समाप्त हो जाता है और अंग्रेज़ों के द्वारा दमनात्मक रवैया अपनाया जाता है। इसके अंतर्गत बाल गंगाधर तिलक को एक एग्रेसिव लेख लिखने के कारण 6 वर्ष की सज़ा दी जाती है और उन्हें मांडले जेल बर्मा भेज दिया जाता है। लाला लाजपत राय को निर्वसन दे दिया जाता है। इस वजह से वो भारत छोड़कर अमेरिका चले जाते हैं। बिपिन चंद्र पाल संन्यास ले लेते हैं राजनीति से, और अरविंद घोष पे
अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया जाता है। मुकदमा में तो वो बरी हो जाते हैं, लेकिन बरी होने के बाद भी वो संन्यास ले लेते हैं सक्रिय राजनीति से और पौंडीचेरी चले जाते हैं, जहां वो आश्रम में रहने लगते हैं। मैंने पिछली कक्षाओं में भी बताया है कि जब वो आश्रम में जाते हैं, संन्यास लेते हैं राजनीति से, उसके बाद वो वेदांत कहने का तात्पर्य है उपनिषद की व्याख्या अभी के वर्तमान समय काल और परिस्थिति के हिसाब से करते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो उपनिषद की व्याख्या वर्तमान समय काल और परिस्थिति के अनुसार करे, उसे नव वेदांती कहा जाता है। तो नव वेदांती हम लोग पढ़े थे पहले भी कि स्वामी विवेकानंद थे, और स्वामी विवेकानंद के बाद दूसरा नाम याद रखिएगा अरविंद घोष का। ठीक है, तो कुल मिलाकर गरम दल को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया जाता है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के कारण भारतीयों के अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी, उसे और भी दबा दिया जाता है। इसके बाद 6 साल की सज़ा काटकर जब 1914 ईस्वी में तिलक वापस आते हैं, तो वो देखते हैं कि भारतीय राजनीति पूरी तरह से बिखर गई है और कांग्रेस भी बस नाम मात्र की एक संस्था बनी हुई है। पर उन्हें इस 6 साल में ये ज्ञात हो जाता है कि यदि भारत में कुछ राजनीतिक सुधार करना है तो इसके लिए कांग्रेस के भीतर जाना बहुत ज़रूरी है। और वो जब वापस आते हैं तो बाल गंगाधर तिलक सबसे पहले कांग्रेस के भीतर कैसे जाए इसके लिए प्रयास करते हैं, और इस प्रयास में उनकी मदद की जाती है एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट अपने 2 पत्रिका न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ठीक है, नाम याद रखिएगा, पत्रिका का नाम भी परीक्षा में पूछा जाता है। इन 2 पत्रिकाओं में या इन दोनों अखबारों में, पत्रिका कहने से ज़्यादा अच्छा है, अखबारों में लेख निकालकर बाल गंगाधर तिलक के सपोर्ट में जन समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करती है। एक बात ये हो गई। बाल गंगाधर तिलक खुद ही कहते हैं कि मैं कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा कांग्रेस के भीतर आने के बाद जिससे अंग्रेज नाराज हो जाए। ठीक है, मैं कांग्रेस के संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार ही कार्य करूंगा। इसके बावजूद उस समय फिरोज शाह मेहता, ठीक है, और फिरोज शाह मेहता मुख्यतः महाराष्ट्र से थे, और महाराष्ट्र दल के और जो भी कांग्रेसी थे वो नहीं चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक वापस आए, जबकि बंगाली कुछ कांग्रेसी थे जो इनके समर्थन में थे, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले। लेकिन उनके समर्थन के बावजूद भी 1914 के कांग्रेस के अधिवेशन में तिलक की वापसी नहीं हो पाती है कांग्रेस के अंदर। तो कुल कहानी ये है। एनी बेसेंट के बारे में हमारी चर्चा हो गई। एनी बेसेंट 1893 ईस्वी में शिकागो धर्म संसद में भाग लेने जाती है और वहाँ से भारत आती है, और भारत आती है तो भारत में ही रह जाती है। उसके बाद से एनी बेसेंट के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। स्वतंत्र चिंतन में विश्वास करती थी, रेडिकलिज्म, उग्र सुधारवाद, इसके अलावा फेबियनवाद। फेबियनवाद क्या होता है? डेमोक्रेसी के रास्ते समाजवाद लाने का जो तरीका है उसे ही फेबियनवाद कहा गया है। आपसे कभी पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। और इसके अलावा थियोसॉफी मतलब ब्रह्म विद्या। ये 4 बात आप लोगों को ध्यान में रखना है एनी बेसेंट के बारे में। 2 पत्रिका न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ इनके द्वारा निकाला गया। इसके अतिरिक्त होम रूल लीग में इनका क्या योगदान है, इस पे हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। तो हमने देख लिया कि 1914 में तिलक की वापसी नहीं हो पाती है, लेकिन जब 1915 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उस समय फिरोज शाह मेहता जो विरोध कर रहे थे तिलक की वापसी की, उनकी मृत्यु हो गई रहती है। ठीक है, इनफैक्ट गोपाल कृष्ण गोखले जो समर्थन कर रहे थे उनकी भी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद ये कहा जाता है कि तिलक की वापसी तो हो जाएगी, लेकिन होम रूल लीग को समर्थन नहीं दिया जाता है कांग्रेस के द्वारा, और कहा जाता है कि आप अपने स्तर पे तो होम रूल लीग चला सकते हैं, लेकिन कांग्रेस इसमें किसी प्रकार का समर्थन नहीं करेगी। तो 1915 में वापसी होती है, तो तिलक 1916 के अधिवेशन में पहली बार भाग लेंगे जेल से निकलने के बाद, कांग्रेस के अधिवेशन में।
अब हम लोग आ जाते हैं होम रूल लीग के बारे में। तो होम रूल लीग के संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, पर इन दोनों का अपना अलग अलग लीग था। इसमें एनी बेसेंट एक स्टेटमेंट देती है कि मेरे कुछ समर्थक ऐसे हैं जो तिलक को पसंद नहीं करते हैं और तिलक के कुछ ऐसे समर्थक हैं जो मुझे पसंद नहीं करते हैं। हालांकि हम दोनों में कोई मतभेद नहीं है, पर फिर भी हम लोग अपने होम रूल लीग को अलग अलग रखेंगे। पहले से बात हुई रहती है कि ये होम रूल लीग सितंबर महीना में शुरू किया जाएगा, सितंबर 1916 में, ठीक है। पर होता कुछ ऐसा है कि अप्रैल महीना में ही तिलक ने लीग की शुरुआत कर दी। और तिलक का लीग कहाँ है, तो महाराष्ट्र में बम्बई छोड़कर, इसके अलावा कर्नाटक में, मध्य प्रांत में और बरार में। ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तिलक के लीग में कुल सिर्फ 6 लीग है, ठीक है, मतलब 6 शाखाएँ हैं। और ये 6 शाखाएँ इसलिए है क्योंकि इस शाखाओं को शुरू करने के लिए तिलक के नियम जो है वो कठोर थे। तिलक के लीग का उद्देश्य क्या क्या है, तो स्वराज की मांग करना। सबसे पहले स्वराज की बात किसके द्वारा की गई थी भारत में, तो सबसे पहले दयानंद सरस्वती के द्वारा स्वराज की बात की गई थी। आप लोग फिर से जाकर, यदि याद न हो तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का वीडियो देखिएगा। और दयानंद सरस्वती ने राजनीतिक सुधार की जगह आध्यात्मिक सुधार की बात की थी कि हम आध्यात्मिक सुधार लाने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे जाकर राजनीतिक स्वराज स्वयं आ जाएगा। इसके अतिरिक्त 1906 के कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था। भाषाई आधार पर प्रांतों की स्थापना हो, ये बात कही गई थी। और इसके समर्थन में तिलक कहते हैं कि ब्रिटेन में इंग्लिश पढ़ाया जाता है, न कि फ्रेंच पढ़ाया जाता है। जर्मनी में जर्मन पढ़ाया जाता है, न कि हिंदी पढ़ाया जाता है। फ्रांस में फ्रेंच पढ़ाया जाता है, न कि संस्कृत पढ़ाया जाता है। तो हर एक जगह जब अपने क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जा रही है, तो भारत में ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है। इसीलिए इनका उद्देश्य था भाषाई आधार पर प्रांतों की स्थापना करना, ठीक है, और क्षेत्रीय भाषा में प्राथमिक शिक्षा देना। देखिए, ये जो बात मैंने कही पहले समझाई, वो तीसरा पॉइंट मैंने समझा दिया। ये आप ध्यान में रखिएगा कि प्राथमिक शिक्षा देने की बात क्षेत्रीय भाषा में की जाएगी और भाषाई आधार पर प्रांतों की स्थापना की बात की जाएगी। इतनी बातें हो गई। इसके सपोर्ट में ये पर्चा निकालते हैं और कुल 8 पर्चा निकाला जाता है तिलक के द्वारा, जिसमें से 6 मराठी में और 2 अंग्रेजी में। उच्च जात और नीच जात के बीच में कोई भेदभाव न हो। तिलक के समर्थक समझते थे कि ये सिर्फ उच्च जात की राजनीति करते हैं, तो छुआछूत के विरोध में, उच्च जात और नीच जात के समर्थन में तिलक कहते हैं कि यदि भगवान भी छुआछूत को मानेंगे तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। तो ये सारी बातें होम रूल लीग में तिलक के लीग से संबंधित हो गई। अब आते हैं बेसेंट के लीग पे। जब तिलक के लीग की स्थापना हो जाती है अप्रैल महीना में, तो बेसेंट के जो समर्थक थे उनके अंदर भी खलबली मचती है। खलबली मचती है कैसी, कि हमें भी अपने लीग की शुरुआत करनी है। लेकिन ये शुरुआत करती है सितंबर 1916 में। शुरुआत होता है मद्रास में। जो सचिव है बेसेंट के लीग के, उनका नाम है जॉर्ज अरुंडेल, ठीक है। इसके अलावा 200 से ज़्यादा शाखाएँ खोली जाती है। कोई भी 3 व्यक्ति मिलकर एक शाखा खोल सकता है बेसेंट के लीग में, इसीलिए शाखा खोलना आसान था, इस वजह से इतनी ज़्यादा शाखाएँ खोली गई। बीपी वाडिया, सीपी रामास्वामी अय्यर, ये सब बेसेंट के लीग से जुड़े हुए थे। उस समय राजनीतिक रूप से सक्रिय कुछ लोग थे, जिनका नाम है मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, भूला भाई देसाई, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय आदि। ये सब राष्ट्रवादी नेता थे और ये सब के सब राष्ट्रवादी नेता एनी बेसेंट के लीग से जुड़े हुए थे। बाद में क्या होता है कि एनी बेसेंट तथा
वीपी वाडिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन जॉर्ज अरुंडेल को भी गिरफ्तार किया जाता है। किस किस को गिरफ्तार किया जाएगा? बेसेंट 1 नंबर पे, वाडिया, अरुंडेल 2 नंबर पे और तीसरे कौन है? वाडिया। इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाता है। अब इनके गिरफ्तारी के बाद जो सवाल पूछा जाएगा आपसे, वो सवाल ये है कि सर सुब्रमण्यम अय्यर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। अभी तक आपने देखा होगा कि सवाल पूछा जाता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी। तो आप सबको उत्तर पता होगा। आज के ही क्लास में मैं फिर से आगे भी बताऊंगा, उत्तर रविंद्रनाथ टैगोर है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिएगा कि बेसेंट होम रूल लीग के दौरान एनी बेसेंट के गिरफ्तारी के बाद किसने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो वो नाम आएगा सर सुब्रमण्यम अय्यर। तो ये वेरी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये आप लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीज़ और याद रखिएगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले के सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के बहुत सारे ऐसे सदस्य थे जिन्होंने होम रूल लीग के समर्थन में पर्चे बांटे थे, जबकि सोसाइटी ने मना किया था कि आप होम रूल लीग में सक्रिय नहीं रहेंगे, फिर भी इन लोगों ने पर्चे बांटे थे। अब होम रूल लीग का ओवरऑल उद्देश्य क्या था? तो ओवरऑल उद्देश्य था लोगों को स्वशासन का वास्तविक अर्थ से परिचित कराना, ठीक है। मतलब स्वशासन क्या होता है उसके बारे में लोगों को बताना, गांव में पुस्तकालय की स्थापना करना, ठीक है। पुस्तकालय की स्थापना क्यों? क्योंकि पुस्तकालय में किताबें आएंगी, पुस्तकालय में डेली न्यूज़पेपर आएगा और न्यूज़पेपर जब गांव के लोग पढ़ेंगे तो राष्ट्रवादी घटनाक्रम से अपने आप को जोड़ पाएंगे। आप देखिएगा आज के समय में मंदिर मस्जिद का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप जब गांव में जाएंगे तो अधिकांश गांव में आपको पुस्तकालय नहीं मिलेगा, लेकिन लगभग सभी गाँव में आपको मंदिर मिल जाएगा, आपको मस्जिद मिल जाएगा। इसका उदाहरण मैं अपने गाँव से लेता हूँ। मेरे गाँव में जिस स्थान पे पुस्तकालय था उस स्थान पे ताला मार दिया गया और वहाँ पे एक मंदिर की स्थापना की गई। मंदिर की स्थापना करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके लिए पुस्तकालय में ताला मारने की आवश्यकता नहीं है। पुस्तकालय तो एक मंदिर ऐसा मंदिर है जो लोगों के ज्ञान में वृद्धि करता है, ठीक है। तो क्या आप लोग ज़रा कमेंट करके बताइएगा मुझे कि क्या आप लोगों के गाँव में पुस्तकालय है, ठीक है। चलिए, तो पुस्तकालय की स्थापना की बात हो गई। इसके अलावा जनसभा और सम्मेलन, जनसभा व सम्मेलन के द्वारा भारतीयों में राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने की बात कही गई। अब देखिए, जब होम रूल लीग के द्वारा इतना सारा काम किया जाएगा, सारे राष्ट्रवादी नेता जुड़ जाएंगे, तो सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा? तो सरकार के द्वारा किया जाएगा दमन, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब आएगा वो होगा 1930 ईस्वी में। उसके बाद पहली बार गांधी जी को सरकार के द्वारा बुलावा आता है वार्ता करने के लिए, जिसे हम लोग गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। उससे पहले जब भी राष्ट्रवादी घटनाक्रम तेज होगा, सरकार के द्वारा दमन किया जाएगा। तो जब दमन होता है और तिलक को कारण बताओ नोटिस दिया जाता है सरकार के द्वारा होम रूल लीग शुरू करने के लिए, ठीक है। और इस कारण बताओ नोटिस का उत्तर तिलक के सपोर्ट में जिन्ना देते हैं, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये सारी बातें हो गई और यही वो रीजन है जो 1916 ईस्वी में तिलक के प्रयास से नरम दल व गरम दल के बीच में समझौता हो जाता है। तो होम रूल लीग के बारे में हमारी चर्चा यहाँ पे समाप्त होती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन कब होता है? वर्ष 1916 में। अध्यक्ष कौन है? अंबिकाचरण मजूमदार। दोनों इम्पोर्टेंट फैक्ट है। प्रावधान 2 प्रावधान किया जाता है, नरम दल व गरम दल में समझौता हो जाता है। ये बात तो तय हो चुकी है 1915 ईस्वी में ही, ठीक है, कि तिलक की वापसी हो गई। कहाँ पे?
कांग्रेस के अंदर, और तिलक की वापसी का मतलब ही है कि समझौता हो गया। लेकिन तिलक की वापसी 15 में नहीं कहा जाता है और वापसी होती है 1916 ईस्वी में। एक बात ये। दूसरा समझौता होता है कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच में। ये समझौता बड़ा ही खतरनाक समझौता है। समझौता में क्या होता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब की बात हो रही है? 1909 ईस्वी मॉर्ले मिंटो सुधार को कांग्रेस की तरफ से स्वीकृति मिल जाता है। ठीक है, इसका खामियाजा कांग्रेस को और भारत को आगे बहुत भुगतना पड़ेगा। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को कांग्रेस की सहमति मिल जाती है। बदले में मुस्लिम लीग के द्वारा कहा जाता है कि कांग्रेस के द्वारा जो भी राजनीतिक आंदोलन चलाया जाएगा उसमें मुस्लिम लीग कांग्रेस का समर्थन करेगी। ठीक है, अब देखिए आज जो हम पढ़ा रहे हैं, इस पढ़ाने के दौरान बहुत सारे कथा कहानी आ रहे हैं। कथा कहानी सुनने में रोचक लग सकता है, मज़ेदार हो सकता है, लेकिन आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से उस कथा कहानी का कोई रोल नहीं है। कथा कहानी सिर्फ इसलिए सुनाया जाता है ताकि उसके साथ जो फैक्ट चल रहा है, फैक्ट की जो यात्रा चल रही है, वो फैक्ट आपके दिमाग में रह जाए। ठीक है, जब भी आप परीक्षा देने जाइएगा, या तो परीक्षा में प्रश्न स्टेटमेंट बेस्ड होगा या ऑप्शन सीधे ऑप्शन दिया रहेगा, तो आप उस ऑप्शन को पकड़ पाइएगा कथा कहानी के माध्यम से। पर आपको फैक्ट पे ध्यान देना ही पड़ेगा। यदि आप किताबों को पढ़ रहे हैं, पहले से लूसेंट पढ़ रहे हैं, घटना चक्र पढ़ रहे हैं, या स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, NCERT पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से भी आप फैक्ट को थोड़ा थोड़ा करके देखते रहिए। और नहीं तो मेरे वीडियो को सुनकर उसका नोट्स बनाइए। जब आप नोट्स बनाइएगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि परीक्षा में 10 प्रश्न पूछा जाएगा तो आप 10 में से कम 8 प्रश्न बनाने की स्थिति में रहिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 प्रश्न भी बनाने की स्थिति में रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ पे रॉलेट एक्ट आता है। रॉलेट एक्ट आने से पहले एक छोटी सी बात ध्यान में रखना है। 1917 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है कलकत्ता में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट पहली महिला है जो कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता करती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, नाम याद रखिएगा। मैं आगे कुछ बात और बता देता हूँ। 1925 में कानपुर में कांग्रेस का अधिवेशन होगा, और कानपुर के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला है जो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करती है। और आप देखिएगा 1917 में जब आप 8 वर्ष जोड़े तो 1925 आया। अब 1925 में फिर 8 वर्ष जोड़िए तो आ जाएगा 1933। 1933 में नेल्ली सेनगुप्त तीसरी ऐसी महिला है जिसके द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। तो ये 3 है, इसीलिए आपको याद रखना है। और अभी तक देश के आज़ाद होने से पूर्व सिर्फ 3 बार ही कोई महिला कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, इसीलिए ये पॉइंट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो एनी बेसेंट कलकत्ता में, कानपुर में सरोजनी नायडू, और फिर 1933 में ये कलकत्ता में ही है। ठीक है, सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट बहुतों बार पूछा जा चुका है, तो नेल्ली सेनगुप्त के बारे में पूछने की संभावना परीक्षा में बनी रहती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग रॉलेट एक्ट पे। रॉलेट एक्ट वर्ष 1919 ईस्वी में लाया जाता है। क्या है रॉलेट एक्ट? तो सर सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में एक जांच कमेटी का गठन किया जाता है। जांच कमेटी के अंतर्गत क्रांतिकारी गतिविधियां क्या चल रही है भारत में, उसके बारे में जांच करना है, और क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से सरकार के विरुद्ध किस प्रकार के षड्यंत्र किए जा रहे हैं उसके बारे में जांच करना है। चूँकि सर सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में समिति बनाया गया था, और उसने जो भी अपने रिकमेंडेशन दिए उस रिकमेंडेशन के अंतर्गत एक अधिनियम बनाया गया, और जो अधिनियम बनाया गया उसे ही हम रॉलेट एक्ट कहते हैं।
चीज़ें क्लियर हो गई। रॉलेट एक्ट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त भारतीयों से अंग्रेज़ों को कितना खतरा है, इस बारे में जानने के लिए एक समिति बनाई गई सर सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में। समिति ने अपनी सिफारिश सरकार को दी। उस सिफारिश को ध्यान में रखकर अधिनियम बनाया गया, इसीलिए उस अधिनियम का नाम रॉलेट एक्ट या रॉलेट अधिनियम किया गया। इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया? तो एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, यहाँ ऐसे साक्ष्यों को मान्य कर दिया गया जो अभी तक विधि के अंतर्गत मान्य नहीं था। ठीक है, और इस विशेष न्यायालय के द्वारा जो भी निर्णय दिया जाएगा उसके विरुद्ध कहीं भी कोई भी अपील नहीं की जाएगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त कहा गया कि प्रांतीय सरकारों को बिना वारंट के तलाशी, गिरफ्तारी तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को रद्द करने की शक्ति दे दी गई। तो ये प्रावधान आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। और इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह की शुरुआत की पूरे भारत में। तो आपसे सवाल यदि पूछा जाएगा कि गांधी जी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह भारत में कब शुरू किया गया, तो उसका उत्तर होगा चंपारण। ठीक है, चंपारण कृषक आंदोलन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन यदि प्रश्न में एक शब्द जोड़ दिया जाए कि गांधी जी के द्वारा पूरे भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई, ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सर्वप्रथम सत्याग्रह की शुरुआत की जाती है रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल को। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे। रॉलेट एक्ट के बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग नरसंहार पे। ये घटना है 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, अमृतसर में। यहाँ पे एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया जाता है इसी बाग में। ठीक है, सार्वजनिक सभा क्यों किया जाता है? क्योंकि पंजाब के 2 महत्वपूर्ण नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और किचलू। इन्हें गिरफ्तार करके पंजाब से बाहर भेज दिया जाता है। इसके विरोध में जालियांवाला बाग में शांतिपूर्ण तरीके से 13 अप्रैल को लोग अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए आते हैं। विरोध बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से किया जाता है। वहाँ पे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब लोग आते हैं। उस समय जनरल डायर जालियांवाला बाग में प्रवेश करता है। वहाँ बाहर निकलने का एक ही गेट है, उस गेट को बंद किया जाता है। लोगों को कोई सूचना नहीं दी जाती है। लोग भाषण देकर अपना विरोध प्रकट कर रहे होते हैं और ये सैनिकों को गोली चलाने पे, निहत्थे भीड़ पे गोली चलाने का आदेश देता है। और इस नृशंस कार्य के अंतर्गत सरकारी आंकड़े में भी 379 व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जबकि वास्तव में 1000 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। यही जालियांवाला बाग हत्याकांड है, यही नृशंस हत्या है। इसके बाद एक जांच कमेटी बनेगा, हंटर आयोग उसे बोलते हैं। हंटर आयोग के रिकमेंडेशन में जालियांवाला बाग हत्याकांड को उचित ठहराया जाता है और जनरल डायर को वापस लंदन में पुरस्कृत किया जाता है, जिस बात से भारत में काफ़ी विरोध होता है। और असहयोग आंदोलन जो शुरू होने वाला है उसके पीछे का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है, 2 नाम। पहला रविंद्रनाथ टैगोर, ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। इसके अलावा शंकर राम नागर ने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है,
ये 2 चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, ये प्रश्न परीक्षा में बहुतों बार पूछा जा चुका है, ठीक है। पर शंकर राम नागर ने कार्यकारिणी परिषद से वायसराय का त्यागपत्र दिया था, ये अभी तक नहीं पूछा गया है। तो भविष्य में ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। मुझे पता है कि कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो वीडियो में आप लोग अंत तक नहीं पहुंचते हैं, तो और मैं लास्ट में ही ये बात आप लोगों को हमेशा बताता हूं कि वीडियो को पूरा देखिए। जब वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। और रही बात कंपटीशन की, तो आज के समय में बच्चे बहुत ही ज़्यादा पढ़ रहे हैं, कंपटीशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो आप लोगों को भी उस हिसाब से खुद को तैयार करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप लोग भी compete कर सके और लोगों को पिछाड़ कर अपने लिए एक सीट रिजर्व कर सके। यदि आप IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, किसी राज्य में SDM बनते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है, आप पूरे ज़िला को चलाएंगे, तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो आप खूब मन लगाकर पढ़िए और खूब मेहनत कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, और वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।